नेपाल जल रहा है, नेपाल बर्बाद हो रहा है। वहां के जेनजी के लोगों ने बता दिया कि सहने की भी एक हद होती है, सहने की भी एक सीमा होती है। वहां के जो जेनजी कहा जाता है, आजकल के जो युवा लोग होते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने संसद भवन को जलाया, उन्होंने जो वहां के नेता थे उनको मारा पीटा और उनकी सरकार गिरा दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश चन्याल और आप देख रहे हैं न्यूट्रल इंडिया। नेपाल प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है जब वहां की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया जो एप्स थे, अमेरिकन एप्स, उन पे नेपाल की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। और शायद कहीं ना कहीं इसमें चाइना का हाथ था। चाइना और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे थे जब से वहां ओली प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ओली और शी जिनपिंग के अच्छे रिश्ते थे, तो शायद उनके कहने पर ही नेपाल ने अमेरिकन 26 एप्स पर बैन लगाया। पर उनको ये पता नहीं था कि उनकी ये मिस्टेक इतनी भारी पड़ जाएगी कि उनकी सरकार ही वहां गिर जाएगी। वहां के जेनजी थे, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। साथ में इसके साथ साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया करप्शन का। क्योंकि सरकार कहीं लंबे टाइम से करप्ट थी, कहीं लंबे टाइम से वहां नेपाल में भ्रष्टाचार होता था। नेपाल पिछड़े देशों में आता है और जो वहां की गवर्नमेंट थी वो इतनी करप्ट थी कि वो नेपाल को आगे नहीं बढ़ा रही थी। आजकल का जो युवा होता है वो सब जानता है। आजकल के युवा को पता है कि हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स है। पर नेपाल की जो गवर्नमेंट थी उनको ये शायद पता नहीं था कि ये जो वो 26 एप्स पे बैन लगा रहे हैं वो उनकी सरकार गिरा देगी। और उसके बाद जेनजी ने काठमांडू में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। पर सरकार को उनकी प्रोटेस्ट से इतनी दिक्कत थी कि वहां उन्होंने पुलिस प्रशासन लगा दी और पुलिस वालों ने वहां मारपीट स्टार्ट कर दी। मारपीट जैसे ही जेनजी पे लाठियां पड़ी, जेनजी के लोग घायल हुए, कुछ लोगों की शायद 1-2 लोगों की मौत भी हो गई। और तभी से जेनजी और ज्यादा आक्रोश में आ गए। उन्होंने कहा देश हमारा है, हमारे देश की कैसी हालत हमें पता है और आप हमारे देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रहे हो। क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप से फायदा वहां के युवाओं को हो रहा था। बहुत से लोग क्रिएटर्स थे, डिजिटल क्रिएटर्स थे, उनको बहुत फायदा हो रहा था, वो आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में। पर नेपाल ने ये बैन लगाया तो वहां के जो लोग थे वो इतने गुस्सा हो गए, इतने गुस्सा हो गए कि वहां भाई साहब वहां पूरा मतलब माहौल ही चेंज कर दिया, गेम ही चेंज कर दिया उन्होंने। और वहां उन्होंने पॉलिटिशियंस को मारा, वहां उन्होंने संसद भवन को जला दिया, वहां उन्होंने गाड़ियां जला दी, 5 स्टार होटल्स जला दिए। तो इससे जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ओली, वो रातों रात दुबई भाग गए। उनका कहना था भैया हम तो नहीं रहेंगे इस देश में, हम तो भाग रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ओली ही है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके संबंध इंडिया से नापतोल वाले ही नहीं थे। ओली इससे पहले भी बहुत ज्यादा बार कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। इससे पहले वो इंडिया के खिलाफ 2-4 बयान दे चुके हैं। जैसे उनका कहना था कि जो भगवान श्री राम जी हैं उनका जन्म नेपाल में हुआ था। जो भारत है वो गलत क्लेम करता है श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, पर ऐसा नहीं था, उनका जन्म नेपाल में हुआ था। ये ओली जी का कहना था। बट और उसके अलावा और इससे पहले बात करें कि जो भारत का लिपुलेख एरिया है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ओली ने, सॉरी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ओली ने वो लिपुलेख वाला एरिया अपने मैप में दर्शाया था। वर्ल्ड मैप में लिपुलेख वाला जो एरिया था उन्होंने वो अपने मैप में दर्शाया था। उनका कहना था कि लिपुलेख का एरिया भारत में नहीं बल्कि नेपाल में आता है। इससे भी नेपाल और जो भारत की कंट्रोवर्सी थी वो थोड़ी सी बड़ी थी। इससे भी नेपाल और भारत के रिश्ते खराब हुए थे। पर फिर भी भारत नेपाल के साथ इतना फ्रेंडली रहा है कि इकलौता देश ऐसा है नेपाल जहां से भारत आने में कोई दिक्कत, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं लगता है। बस फुल क्रॉस करो, हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट दिखाओ और उनकी भारत में एंट्री हो जाती है। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, पिथौरागढ़ से आता हूँ, यहाँ आधे से ज्यादा नेपाली यहीं बसे हुए हैं। तो इस वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते थोड़े बहुत खटपटाहट थी, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट को शायद ओली पसंद नहीं करते थे। पर ओली ने सोचा कि हम चीन को खुश करते हैं, हम जो डायरेक्ट पंगा लेते हैं अमेरिका। ओली ने सोचा कि हम चीन के साथ रिश्ते और मजबूत बनाते हैं। उनको खुश करने के लिए उन्होंने जो अमेरिका के जो एप्स थे, सोशल मीडिया एप्स थे, वो बैन कर दिए। पर उन पर इतने बारे पड़ गए कि उनको रातों रात भागना पड़ा ओली जी को। तो ये सारा लेखा जोखा था। मैं एक चीज जो नेपाल की जो जनरेशन है उससे खुश इसलिए हूँ कि वो कम से कम आवाज उठा रहे हैं, वो चुप नहीं है। उनको पता है अगर चुप रहेंगे तो मरेंगे। ऐसे इंडिया में है। इंडिया में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में ये हम 5 स्टार होटल्स को उड़ा दें या संसद भवन को उड़ा दें, इतना नहीं, क्योंकि वो हमारी ही धरोहर है।
हमारे ही पैसे लगेंगे, हमारे देश के ही पैसे लगेंगे उसमें। पर हम आवाज तो उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस लेवल पे आ चुका है कि हमें कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करनी चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम आज से 20 साल बाद भी यही होंगे जहाँ पे हम आज हैं, हम विकसित नहीं हो पाएंगे। तो नेपाल की एक बात अच्छी है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो युवा हैं, उनको बात समझ में आई, उन्होंने करप्ट सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने ये बताया कि भाई साहब हम अब होश में आपके हैं। और नेपाल के युवाओं ने सोचा कि चीन कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ पे है, और तो बड़े बड़े देश हैं वो कहाँ पे है, रूस कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, और हम उनसे भी बहुत पीछे हैं। हम उन्हीं की जनरेशन में पैदा हो रहे हैं, पर हमारा देश इतना पीछे है कि हम शायद उसका मुकाबला आने वाले 50 साल में नहीं कर सकेंगे अगर ऐसे ही सरकार चली। तो उन्होंने सरकार गिराई, वहां प्रोटेस्ट किया, संसद भवन जलाया, पूरा नेपाल जल रहा है। नेपाल में पूरी अफड़ा तफड़ी है। अभी नेपाल में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, नेपाल बिल्कुल बिना सरकार के चल रहा है। जो भी काम संभाल रहे हैं वो वहां की आर्मी संभाल रही है, पर आर्मी को भी संभालने के लिए वहां की सरकार अभी नहीं है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेपाल भारत पर कितना निर्भर है। नेपाल की इकोनॉमी वहाँ की एग्रीकल्चर और वहाँ के टूरिज्म पर चलता है। सबसे ज्यादा वहाँ उनकी इकोनॉमी इसी से बढ़ती है, सबसे ज्यादा वहाँ इनकी कमाई उसी से होती है। और अगर ट्रेड की बात करें तो नेपाल का जो 60% से ज्यादा ट्रेड है वो सिर्फ भारत के साथ होता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत और नेपाल के बीच का जो कुल ट्रेड है वो 8.5 बिलियन डॉलर हुआ है। भारत ने नेपाल को 7.33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। अगर बात करें इंपोर्ट की तो भारत ने नेपाल के साथ 1.2 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया है। और अगर भारत का नेपाल में निवेश की बात करें तो 150 से ज्यादा कंपनियां भारत की ऐसी हैं जो नेपाल में निवेश करती हैं, जो नेपाल में पैसा लगाती हैं। नेपाल के कुल एफडीआई का 35% भारतीय निवेश है। नेपाल में जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका काम करती है भारत की IOCL। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, ऊर्जा क्षेत्र और टूरिज्म में कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो नेपाल के साथ सहयोग करती हैं। कुल मिला के बात करें तो भारत ने नेपाल की आर्थिक यात्रा में नेपाल का बहुत ज्यादा सहयोग किया है। दोस्तों, नेपाल में जेन ज़ी की जो ये लड़ाई है ये सिर्फ सोशल मीडिया लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ईमानदारी की, ये लड़ाई है न्याय की, ये लड़ाई है भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की। ये दिखाता है कि युवा अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं है, युवा अब सड़कों में भी आ सकता है। अगर जब जरूरत होगी युवा सड़कों में भी आएगा, और सिर्फ वहां नारे नहीं लगेंगे, वहां होगी बदलाव की मांग। दोस्तों, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये विरोध खाली है, ये बेकार है, पार्लियामेंट को कौन चलाता है, अपना ही पैसा खर्च होगा उसमें, फिर से उसे बनाने में अब देश का ही पैसा खर्च होगा। पर इससे नेपाल को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। वहां की जो अब नई गवर्नमेंट बनेगी, वहां के जो भी प्रधानमंत्री होंगे, जो भी फैसला लेंगे सोच समझकर फैसला लेंगे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में जो साउथ एशिया के देश हैं, इनमें सबसे ज्यादा नेताओं की ये प्रॉब्लम होती है। नेता अपने आप को सबसे बड़ा मान लेते हैं, नेता सोचते हैं कि सबसे बड़ा हम है भाई, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर उनको ये नहीं पता है कि अब अपना जेन ज़ी जाग चुका है। भारत का जेन ज़ी पता नहीं कब जाएगा, जो भी जाएगा पर सही जाएगा। अब उनको ये पता नहीं कि जेन ज़ी जाग चुका है, अब वो भी सेफ नहीं है। अगर वो सेफ नहीं होंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, और इससे नेपाल को फायदा लॉन्ग टर्म में होना ही है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो नेपाल में विरोध हो रहा है, जो नेपाल में होटल्स जलाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक दलों की जो पार्टियां हैं उनके दफ्तर जलाए जा रहे हैं, जो नेता लोग हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है, इससे नेपाल को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।